अब रुपए जो है वो 100 तक पहुंच सकता है, क्या आपको लगता है? तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व का यूज होना इंपोर्ट में ये सबसे ज्यादा जो है एक नेगेटिव चीज रहा है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं रुपये हमारा कंटिन्यूस वीक हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में करीबन 40% रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है। ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी 100 केजी का बार लगाया गया कि 100 केजी से आप ज्यादा गोल्ड नहीं मंगा सकते। हाँ। तो वो भी एक लगाया गया। तो ऐसी अगर चीजें होंगी तो हमारा रुपये यहाँ पर डिमांड में आएगा। गोल्ड पर ही क्यों बड़ा दाव लगाया जा रहा है? क्या गोल्ड ही अब रुपए की साख को बचाएगा? बॉन्ड की बिकवाली की वजह से क्या हुआ, डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई है। तो ये डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई है। अब आगे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आए। शॉर्ट टर्म की बात करें, डेफिनेटली गोल्ड में गिरावट आ सकती है और हो सकता है कि गोल्ड आपको $4400 या $4200 तक भी देखने को मिल सकता है। चांदी हो सकता है कि आपको 70 से लेकर $65 भी दिखा सकती है। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ सकती है। क्रूड को लेकर ही आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर आप डोमिनेंस कर सकते हो और क्रूड को लेकर ही पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी, पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। तो इस वजह से डॉलर को डी डॉलरेशन करना बहुत मुश्किल है। ट्रम्प कार्ड खेला है कि भाई जो जिस भी कंट्री में क्रूड का ज़्यादा प्रोडक्शन है उस पर आप वॉर कर दो, जिससे कि उसका क्रूड का सप्लाई कम हो जाए और बाकी देशों को बोलो भाई आप मेरे से क्रूड खरीदो। चांदी भी होल्ड किया, वो क्रूड भी होल्ड करके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो इन चीज़ों से बाकी देशों पर दबाव डाल सकता है, जैसा कि ट्रम्प साहब कर रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास शो में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, देश की इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं संकट गहराता जा रहा है क्योंकि देश का जो रुपए है वो लगातार गिरता जा रहा है और डॉलर की बादशाहत कहीं ना कहीं हमारे देश की करेंसी को डराता जा रहा है। आखिर इसके पीछे की वो कौन से फैक्टर हैं जिस वजह से देश की करेंसी टूट रही है? इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाएगी और आने वाले वक्त में क्या तस्वीर होगी? साथ ही आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के दाम आखिर कहां तक पहुंच सकते हैं। निवेशकों को अलर्ट मोड में रहना चाहिए। हालांकि बॉन्ड को लेकर भी हम जिक्र करेंगे इस पॉडकास्ट में क्योंकि बॉन्ड में कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत तगड़ी देखने को मिली है। तो जानेंगे सारे फैक्टर्स के बारे में डिटेल से। तो इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं मेरे खास मेहमान, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। अनुज गुप्ता मार्केट और कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत अनुज जी एक बार फिर से आपका हमारे शो में। अनुज जी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देश की करेंसी को लेकर बात की थी और आप लगातार कह रहे थे कि रुपए का जो टारगेट है आने वाले वक्त में 97 तक पहुंच सकता है। देखिए 96 का लेवल हमने देख लिया और अब तो शायद ऐसा टारगेट देखने को मिल रहा है कि अब रुपए जो है वो 100 तक पहुंच सकता है। क्या आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस चीज का डर था वही हुआ यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड में बिकवाली देखने को मिली है और जिस तरीके से रुपये यहाँ पर वीक हुआ है, क्रूड का भाव वापिस $110 के ऊपर चला गया, तो ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो ऐसे में रुपये का वीक होना लाजमी है क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे जो हमारी इंपोर्ट बास्केट है उसमें हम 80% चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हाँ। जिसमें सबसे बड़ा पार्ट है क्रूड का, उसके बाद आता है सबसे बड़ा पार्ट है एडिबल ऑयल्स का, देन पार्ट आता है गोल्ड का और फिर मेडिसिन का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है यहाँ पर यूज़ होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ होना इंपोर्ट में ये सबसे ज़्यादा जो है एक नेगेटिव चीज़ रहा है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं रुपये हमारा कंटिन्यूस वीक हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में करीबन 40% रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये रुपये जो गर्त में जाता जा रहा है, रुपए के गर्त में जाने के पीछे आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो आने वाले वक्त में और भी डेंजर सिचुएशन पैदा कर सकते हैं? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड का प्राइस। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 महीनों में अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक बात करें तो क्रूड का भाव करीबन 80% बढ़ गया है और रुपये भी करीबन जो है ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में 40% डेप्रिशिएट हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे मेन फैक्टर है क्रूड का और क्रूड की भाव बढ़ने की वजह से हमारा रुपये यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि क्रूड जब भी हम क्रूड लेते हैं तो हमें वहाँ पर डॉलर पेमेंट करनी होती है, हमें फॉरेन रिजर्व में पेमेंट करनी होती है। तो उसकी वजह से जितना हम क्रूड ले रहे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी कंज्यूमिंग कंट्री है, चाहे वो आपके खाने के तेल हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल गैस हो, चाहे वो गोल्ड हो, हम हर चीज़ में बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। और ऐसे में अगर हम कंज्यूमर हैं तो जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं क्वांटिटी में तो हमें उसका डॉलर पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रूड ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आया। हालांकि हमने पिछले साल क्रूड में एक फ्लैट मोमेंटम देखा था, कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं हुई थी, मगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो हमारे
इंपोर्ट्स थे वो इंक्रीज हो गए थे। तो यहाँ पर अगर आप पिछले साल के मुकाबले का कंपेयर करेंगे तो हमने करीबन 25 से 30% इस बार ज्यादा इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारे रुपी जो है उसमें डॉलर की डिमांड आती है और रुपी की यहाँ पर डिमांड कमजोर होती है, जिसकी वजह से रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि रुपए जो है आने वाले वक्त में मजबूत हो सकता है? अगर मजबूती की ओर बढ़ता है तो कौन से वो फैक्टर होंगे जो रुपए को मजबूती दे सकते हैं? देखिए, अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि रुपी यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब जो फैक्टर अभी चल रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर क्रूड का भाव वापस $60 आ गया, सपोज कीजिए कि गोल्ड में खरीदारी बंद हो गई या लोगों ने विदेश टूर नहीं किए, तो इन सब चीजों को सेटल होने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप देखिए कि क्रूड का भाव अगर आज नीचे भी आ जाता है तो उस चीज को फ्लो में आने में टाइम लगेगा। तो अगर सब चीजें आज सेटल होती हैं तो 2 या 3 महीने का टाइम लगेगा जब रुपया आपको स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर रुपी को स्ट्रेंथ लेने के लिए बहुत स्ट्रांग बेस चाहिए, जिसमें आपका क्रूड का भाव नीचे आना चाहिए। जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं केवल रिक्वायरमेंट वाली चीजों को हम इंपोर्ट करें। जैसा कि अभी आप देखिए कि ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी 100 kg का बार लगाया गया कि 100 kg से आप ज्यादा गोल्ड नहीं मंगा सकते। तो वो भी एक लगाया गया। तो ऐसी अगर चीजें होंगी तो हमारा रुपी यहाँ पर डिमांड में आएगा। अल्टीमेटली रुपी कब स्ट्रेंथ लेगा? जब रुपी की डिमांड बढ़ेगी। रुपी की डिमांड कैसे बढ़ेगी? या तो हम रुपी में व्यापार करना चालू कर दें कि भाई अगर हम क्रूड ले रहे हैं तो हम रुपी में पेमेंट करेंगे, तो उससे हमारे रुपी की डिमांड बढ़ेगी। या जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम रुपी में पेमेंट करें, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, वो हो सकता है। या वर्ल्ड के अंदर रुपी की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो जाए, मींस लोग डॉलर को भूलकर हर चीज रुपी में व्यापार करना चालू कर दें, तो आपका रुपी के यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। तीसरा मेन पॉइंट की विश्व की जितनी भी करेंसी है वो सब वीक हो जाए, तो फिर आपकी रुपये की डिमांड बढ़ेगी, तब जाके हमारा रुपया यहाँ पे स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा। तो मींस अल्टीमेटली ये है कि रुपी एक जो है स्ट्रेंथ तभी लेगा जब इंडिया के फेवर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो करेंसी को लेकर हो, चाहे क्रूड को लेकर हो, चाहे फॉरेन जो आपके आउटर जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, वो सब इंडिया के फेवर में हो, तो रुपया आपका स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जिस तरीके से रुपए हो गया, देश की इकोनॉमी हो गया, इसको लेकर गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा कदम उठाया है, गोल्ड की खरीदारी ना करो, और कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स रिजर्व भी इस बार बढ़ा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि अब रुपए को बचाना, एक देश की साख को बचाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है? गवर्नमेंट के कंधे पे भी वो एक बड़ा कहीं ना कहीं बोझ बनता जा रहा है। तो ऐसे में कौन से वो फैक्टर, क्या लग रहा है कि सरकार किस और ध्यान देगी? क्योंकि महंगाई जो है देखिए लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। घर घर में देखिए सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जो सिलेंडर 1000 रुपए तक का मिल जाता था, आज लगातार बढ़ता जा रहा है इसका दाम। तो बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि आपने क्रूड ऑयल को लेकर भी बोला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है कि रुपये को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में 40% बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बीच में हमने कोविड भी देखा, कोविड का कंसर्न आया, उसमें वहाँ भी रुपये डेप्रिशिएट हुआ। अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गए, इसमें रुपये डेप्रिशिएट हुआ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो रुपये जो डेप्रिशिएट हुआ है बेसिकली वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से हुआ है। इनसाइड अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका रुपये वीक हो रहा है, बट आउटसाइड जो इशूज हैं, जो इंडिया के बाहर के इशूज हैं, जो फॉरेन आपके इशूज हैं, वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं। पहले हमने कोविड देखा, देन रशिया यूक्रेन वॉर देखा, देन उसके बाद यूएस और ईरान के बीच में वॉर देखा। अब हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना भी मीटिंग करते हुए नजर आए हैं। वहां भी कोई खास ऐसा निकला नहीं है कि कुछ पॉजिटिव निकला हो। हालांकि दोनों ने, चाइना ने बोल दिया कि भैया आप ताइवान के ऊपर कुछ बात नहीं करेंगे, तो वहां पर भी एक कन्फ्लिक्ट आ गया है। तो कन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमी को मैनेज करना या इकोनॉमी को सपोर्ट करना, वो एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और रुपये यहाँ पे वीक हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए चैलेंज है कि भाई अगर हमने फॉरेन रिजर्व ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो वो हम क्रूड को बाहर से नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि आगे अगर क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो हम खाली फॉरेन रिजर्व को केवल क्रूड को इंपोर्ट करने में लगाएं। हालांकि रशिया तो कह रहा है कि भाई आप हमसे जितना मर्जी क्रूड आप ले लो, बट कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब का जो इशू है, ट्रम्प साहब की तरफ से जो इशू है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा बीच में रोड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि आप रशिया से क्रूड लें। तो एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बन गया है कि सरकार चाहते हुए भी उतना कुछ नहीं कर पा रही है कि जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से जो आउटर इश्यूज हैं वो बहुत हावी होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो फिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि गोल्ड पर ही क्यों बड़ा दाव लगाया जा रहा है? क्या गोल्ड ही अब रुपए की साख को बचाएगा? देखिए, गोल्ड एक वैसे तो ग्लोबल करेंसी है, मगर इंडिया में क्या है कि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड में करीबन 25 से 30 हजार टन ऐसा गोल्ड है जो हाउस होल्ड में रखा हुआ है, लॉकर्स में बंद पड़ा है एज पर द डेटा। तो वो कहीं मनी फ्लो में कहीं यूज नहीं है। उसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो उतना फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारा जा चुका है। तो अगर हम उस गोल्ड को लेकर आते हैं मार्केट में तो हमारा फॉरेन रिजर्व चलना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि गोल्ड इंडिया के अंदर लोग इसको ऐसा लेके रखते हैं, डेड एसेट के तौर पे रखते हैं। गोल्ड ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अभी पिछले कुछ 10 सालों में गोल्ड बॉन्ड को लेके या गोल्ड ईटीएफ को लेके या गोल्ड बार को लेके लोगों का इंटरेस्ट जगा है, मगर पहले लोग गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते थे। और गोल्ड ज्वेलरी क्या है, वो बेसिकली डेड एसेट है, वो मनी फ्लो में यूज नहीं हो रही है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि गोल्ड जो है इंडिया बहुत कंज्यूम करता है, और गोल्ड जब भी लेते हैं वो एक लॉकर का पार्ट बन के रह जाता है। तो जब भी कोई चीज एक लॉकर का पार्ट बन जाएगी, अगर वो मनी फ्लो में नहीं आएगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो इसलिए हम गोल्ड ज्वेलरी को हम जनरली डेड एसेट बोलते हैं। तो सरकार को ये है कि अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो, देखो मोदी जी ने क्लियर बोला है कि गोल्ड की ज्वेलरी बोली उन्होंने। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी अगर आप ले रहे हो तो आप केवल उतनी लो जितनी आपको यूज हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यूज करनी तो आप उसको पुरानी को देकर नई आप ले लो, आप नई परचेज मत करो। तो इससे क्या है कि आपका मनी फ्लो जो है आपका कंटिन्यूस बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी को लेकर है वो डेड एसेट है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जितना हम गोल्ड परचेज कर रहे हैं, अगर हमने उसको ज्वेलरी में ले लिया तो वो हम लॉकर में रख देंगे, बट हमारा फॉरेन रिजर्व यूज हो गया। तो फॉरेन रिजर्व को चलाने के लिए हमको पुराना गोल्ड भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि जो मनी फ्लो है फॉरेन रिजर्व का वो वहां पे स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। अच्छा, जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन की लगातार चर्चा भी हो रही है और हर कंट्री ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो करेंसी है वो और मजबूत बनती जाए, तो ऐसे में कितना मुश्किल हो जाएगा डॉलर को पटकनी दे पाना, जो डी डॉलराइजेशन की बात लगातार चल रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी इसको लेकर? देखिए, डी डॉलराइजेशन को लेकर सभी कंट्रीज लगी हुई है कि उनकी होम करेंसी रन करती हुई दिखाई दे। खाली इंडिया की करेंसी वीक नहीं हुई है, बाकी और इकोनॉमिक करेंसी भी वीक हुई है। तो ऐसे में हर कोई चाह रहा है कि उनकी करेंसी स्ट्रेंथ ले। तो वो चाह रहे हैं कि या तो उनकी करेंसी में व्यापार होना चालू हो जाए, या उनकी करेंसी की वैल्यू ग्लोबल में इंक्रीज होना चालू हो जाए। तो वो हो नहीं पा रही है क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि यूरोप चाह रहे हैं कि उनकी यूरो चलना चालू हो जाए, चाइना चाह रहा है कि उनकी युआन करेंसी चलनी चालू हो जाए, इंडिया चाह रहा है कि उनका रूपी चलना चालू हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी इकोनॉमीज है जो ये चाह रही है कि उनकी करेंसी के अंदर वैल्यू एडिशन हो और उनकी करेंसी के अंदर व्यापार होने चालू हो जाए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो डी डॉलरेशन को चाह तो सब रहे हैं, मगर हो नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं या जो उन्होंने काम किए हैं वो डॉलर को स्ट्रेंथ करने के लिए कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला कि अमेरिकन फर्स्ट करके उन्होंने जो नारा दिया तो उससे डॉलर स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई दिया। अब उन्होंने बोला कि भाई आप क्रूड केवल यूएस से लेंगे, तो अगर आप यूएस से क्रूड लेंगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो वो अगेन एक डॉलर को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो उन्होंने ट्रेड वॉर किया, वो किस लिए किया कि यूएस स्ट्रांग हो, यूएस की करेंसी स्ट्रांग हो। तो वो सब चीजें जो उन्होंने ली है वो डॉलर को डोमिनेंस में लाने के लिए कर रहे हैं, डॉलर की स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि उतना डी डॉलरेशन नहीं हो पा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड में बड़ी बिकवाली हुई है। बॉन्ड की बिकवाली की वजह से क्या हुआ, डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई है। तो ये डॉलर में स्ट्रेंथ आ गई है। अब आगे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो अगेन डॉलर जंप लेता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से फिर आपकी बाकी करेंसी वीक होंगी। तो डी डॉलरेशन कर पाना जो है अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि डी डॉलरेशन शायद अभी जल्दी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा जब ये वॉर खत्म हो जाएंगी, जब सारी चीज सेटल हो जाएंगी, तब जाके आप डी डॉलरेशन की बात कर पाएंगे। क्योंकि डी डॉलरेशन तब होगा जब सब चीजें सही होंगी, जब आपकी करेंसी काम करना चालू करेगी, जब आपकी करेंसी में व्यापार होने चालू होंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपनी करेंसी में कोई व्यापार कर सको, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको क्रूड चाहिए या तो आपको ईरान से सहमति लेनी पड़ेगी या आपको यूएस से सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर दोनों सहमति आपको लेनी है तो आपको उनकी शर्तों पे काम करना पड़ेगा। उनकी शर्तों पे काम करना पड़ेगा तो आपको उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग ही आपको व्यापार करने पड़ेंगे। अच्छा, डॉलर से और कितना पिटेगा रुपए? देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अभी रुपए के अंदर और वीकनेस हो सकती है। हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में 98 और 100 के लेवल भी देखने को मिले, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है क्रूड के प्राइसेस पे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक ओपन होता हुआ नहीं दिख रहा है, और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि जल्दी से ओपन होगा, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में कोई समझौता नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस और चाइना डिस्कस कर रहे थे कि भाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने के पक्ष में है, बट कोई स्टेप नहीं ले पाए अभी तक। तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो या ईरान के साथ उनकी कोई बातचीत चालू हो जाए जिससे कि सप्लाई चालू हो जाए, बट वो अभी भी जो है उतनी सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पे यूएस ने ब्लॉकेड किया हुआ है पूरा।
तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ओपन होता है, सप्लाई चालू होती है, तो क्रूड के भाव नीचे आ सकते हैं। फिर आपको जो है रुपये यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा, मगर तब तक मुझे नहीं लगता कि रुपये में कोई स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। जिस तरीके से हमने लगातार देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी जब से बढ़ाई गई है, इसके दाम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्लक्चुएशन हालांकि दिख रहा है, कभी 1000 घट जाते हैं, लेकिन फिर कभी एकदम 5000 ऊपर पहुंच जाते हैं। क्या लग रहा है कि आने वाला टारगेट क्या होगा? देखिए, गोल्ड सिल्वर में अभी हमने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, तो हमने कहा था कि 3 लाख चांदी जाएगी। उसके 2 दिन बाद ही चांदी ने 3 लाख 4 का हाई बना लिया था। बिल्कुल। अब क्या है कि बेसिकली देखिए, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है 6% से 15%, और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से 2 चीजें हुई हैं। एक तो डोमेस्टिक मार्केट में भाव बढ़ गए हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भाव टूट गए हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 1500-1600 किलो गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, और हमारी डिमांड है 800 टन की। तो ये जो 1500 किलो से लेकर 800 टन के बीच का गैप है, ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। करीबन 6 ट्रिलियन के आसपास का अमाउंट हम यूज करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बीच में डिमांड सप्लाई का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार ने साथ में बोला कि भाई अब जो गोल्ड एक्सपोर्टर्स, ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स हैं, वो केवल 100 kg ही गोल्ड मंगा पाएंगे, और बाकी अगर उनको मंगाना है तो अपने ऑडिट देना पड़ेगा उनको। तो ये सब चीजें जो कंप्लायंस के इश्यूज आए हैं, उसकी वजह से गोल्ड की डिमांड इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल में कम हो गई है। मींस अब आपकी डिमांड कमजोर होती हुई नजर आएगी। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आपका डोमेस्टिक प्राइस तो बढ़ गया है, मगर इंटरनेशनल प्राइस करेक्ट हो गए। अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में करीबन गोल्ड के भाव इंटरनेशनल मार्केट में $150 टूटे हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन गोल्ड का भाव करीबन ₹5 इंक्रीज हो गया है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट तो बढ़ गई है, इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ गई। तो अभी डिमांड कंसर्न बहुत ज्यादा है। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर है, अगर ये इंडिया के ऊपर बैरियर लगे हैं कि आपको गोल्ड 1 साल तक नहीं खरीदना है, ज्वेलरी एक्सपोर्टर 100 किलो तक ही गोल्ड मंगा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल डिमांड को डैम्पन करेगा। और इंटरनेशनल में अगर डिमांड नहीं जाएगी इंडिया की तरफ से, तो इंटरनेशनल भाव टूटते हुए नजर आएंगे। तो हमने कल देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बावजूद भी गोल्ड में करेक्शन आया, गोल्ड का भाव $4500 के आसपास आ गया, क्योंकि इंटरनेशनली जो डिमांड है वो कमजोर होती हुई दिख रही है, और इंडिया की तरफ से डिमांड जो है वो वीक होती हुई नजर आ रही है। अनुज जी, सिल्वर और गोल्ड आने वाले वक्त में क्या गिरते हुए नजर आएंगे या सिर्फ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि करेक्शन यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जो बॉन्ड में सेलिंग हुई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है। अब अगर आप देखेंगे फेड मीटर की अगर आप बात करेंगे तो 60% कंसेशन हो गया है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, डेफिनेटली गोल्ड में गिरावट आ सकती है, और हो सकता है कि गोल्ड आपको $4400 या $4200 तक भी देखने को मिल सकता है। चांदी हो सकता है कि आपको 70 से लेकर $65 भी दिखा सकती है। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ सकती है। बट हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि भाई 3 से 5 साल आप व्यू बना के चल रहे हैं, कोई गिरावट पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, तो ये जो गिरावट आएंगी वो अपॉर्चुनिटी की बाइंग करने के लिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपको गिरावट पे बाय करनी है, तो ये जो डिप्स आएंगे ना, ये एक्यूमुलेशन के टाइम के होंगे, जहां पर आप ऐड करके चल सकते हैं। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो भी डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, चांदी क्या लग रहा है कि एक बार फिर से गोल्ड को बीट करती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में? देखिए, अगर हम 1 साल की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ा मूव आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। अपसाइड में ऑलरेडी मूव आ चुके हैं। और देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन ट्रेडिशन को लेके, तो अब आगे मॉनसून का टाइम है। IMD के अनुसार मॉनसून भी स्टेबल आने वाला है, कुछ ज्यादा अच्छा मॉनसून आने वाला नहीं है। अच्छा। तो अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया तो चांदी की डिमांड गिरती है, क्योंकि मॉनसून अच्छा आने के बाद जनरली गोल्ड सिल्वर में किसान लोग लेते हैं, या जब उनकी फसल बिकती है तो वो एक ट्रेडिशन है खरीदारी करने का, तो खरीदारी करते हैं। तो अगर मॉनसून सही नहीं आया तो हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको डिमांड कमजोर होती हुई नजर आए। उसके बाद प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं, और जो हम इंटरनेशनल मार्केट देख रहे हैं वो वहां पे करेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले 2-3 महीनों में आपको इंटरेस्ट रेट का भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी कट होने वाले नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो US ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट है, वो अभी लंबा चलने वाला है। वो खत्म होने वाला नहीं है। अगर ये लंबा चलेगा तो क्रूड के भाव बढ़ेंगे, और क्रूड हमें लग रहा है कि $130 $150 तक जा सकता है। तो अगर ये क्रूड इतना ऊपर गया तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। जो हमने लेटेस्ट US के डेटा में भी देखा है कि US के डेटा में इन्फ्लेशन बहुत बढ़कर आया है। तो अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट आएगी। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है अगर वॉर वाली सिचुएशन नहीं रुकती है, तो
चाइना देखिए अब अंदर ही अंदर बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, जी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से वो गोल्ड बाय कर रहा है। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि इंडिया के लिए आने वाला वक्त क्या कोई टेंशन भरा हो सकता है कि अगर ये लोग कुछ प्लानिंग, जैसे कि आपने इंटरेस्ट रेट की बात करी, तो अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती है तो कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ सकता है? देखिए, ये प्लानिंग का ही पार्ट है जो मोदी जी ने बोला है कि भाई आप गोल्ड 1 साल तक मत खरीदें, आप पेट्रोल डीजल को एक तरीके से यूज करें, खाने के तेल में 10% की कमी करें, फॉरेन ट्रेवल्स आप ना करें, जो भी इंपोर्ट की आइटम है उसको कम से कम इंपोर्ट करें, आप स्वदेशी पर आप अपना, ये सब प्लानिंग का पार्ट है। क्योंकि देखिए, जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमको फॉरेन रिजर्व देना पड़ेगा। तो फॉरेन रिजर्व देंगे तो फिर हमारे पास जो क्रूड के लिए अमाउंट है वो नहीं बच पाएगा। तो बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है हमारी इस टाइम पे क्रूड, कि हम जिससे हमारी इकोनॉमी रन करेगी। तो इकोनॉमी को रन करने के लिए क्रूड की बहुत रिक्वायरमेंट है, और क्रूड की रिक्वायरमेंट के लिए आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए, पर नोबडी नोस कि क्रूड का भाव कहाँ जा सकता है। तो ये एक प्लानिंग का पार्ट है कि अभी से हम उन चीजों पे रोक लगाएं जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की चीजें नहीं है। जो रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी फॉरेन रिजर्व बचेगा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं हम उन पे उस पर खर्च करेंगे, जो रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है हम उस पर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि गोल्ड रिक्वायरमेंट का आइटम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर गोल्ड नहीं है किसी के पास तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। गोल्ड लेके सर्वाइव करना वो एक क्वेश्चन नहीं है, मींस वो रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। उसके अलावा आपके बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, आपको खाने के लिए चाहिए, खाने का तेल आपको चाहिए, अगर फॉरेन रिजर्व बचेगा तो हम खाने का तेल भी मंगा सकते हैं। हमें पेट्रोल डीजल चाहिए गाड़ी जाने के लिए, जॉब जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, वो सब हमें एनर्जी सेगमेंट चाहिए। तो एनर्जी को हमको कंज्यूम करना, एनर्जी हमको चाहिए, तो उसके लिए हमको फॉरेन रिजर्व पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि हम क्रूड ऑलमोस्ट 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस तरीके से आपने कहा कि क्रूड के जो दाम है वो आने वाले वक्त में अगर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या लग रहा है कि फिर क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है? क्या जो गोल्ड हमने देखा था कि पिछले कुछ टाइम पहले जब पिट रहा था तो उसी तरीके से और ज्यादा पिट सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर क्रूड के भाव बढ़ गए, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अभी हमने देखा है कि बैंक ऑफ जापान भी कोशिश कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि वो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स जो है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्लस बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। फेडरल रिजर्व ऑलरेडी कह रहा है कि 60% कंसेशन उनके पास आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो इट मीन्स कि सभी सेंट्रल बैंक ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हुए तो आपका जो पैसा है वो गोल्ड सिल्वर से निकलता हुआ आपका बैंक में जाना चालू हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी ही कोई बड़ा जंप आपको गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा। अगर क्रूड के भाव गिरने चालू हो गए तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन पे ब्रेक लगता हुआ नजर आए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रूड के भावों में गिरावट आती है, और एक बड़ी गिरावट आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 10% गिर जाए, अगर क्रूड के भाव वापस 60 या 70 डॉलर पर आते हैं और वहाँ पे सस्टेन करते हैं तो फिर आपका जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आएगा। फिर ऐसी स्थिति में गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। अनुज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि 60 से 70 डॉलर तक क्रूड ऑयल पहुंच सकता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ तक जाने के चांसेस है? क्योंकि जिस तरीके से तेजी हमने देख ली है, क्योंकि सोना चांदी में अक्सर यही होता है कि जो तेजी पकड़ ली है उससे ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी ही कमी देखने को मिलती है, एकदम बड़ा झटका तो नहीं देखने को मिलता। हाँ, तो आप देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 60-70 का रेट आएगा, क्योंकि देखिए अब एक लेसन लोगों को मिल चुका है कि भाई आपको अगर इकोनॉमी रन करनी है तो आपके पास क्रूड के रिजर्व होने चाहिए। ठीक है, अगर आप मान के चलिए अभी क्रूड का भाव 110 चल रहा है, 90 तक तो हमने देखा है कि एक बार आए भी थे, फिर वहां से शार्प रन अप भी देखने को मिला है। तो अब क्या है कि जब जैसे ही 90-80 डॉलर आते हैं, 90 डॉलर आएगा तो इकोनॉमीज ऐड करना चालू कर देंगे अपने रिजर्व्स में। तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास क्रूड के रिजर्व होने चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि बीच में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, नेचुरल कमोडिटीज या नेचुरल जो सोर्सेज थे, उसको इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। तो इस होड़ में क्या है कि सभी इकोनॉमी ऐड होती हुई नजर आ रही है। हालांकि भारत के पास 60 दिन का है, बट इस लेसन के बाद हो सकता है कि भारत भी ये सोचे कि भाई अपना रिजर्व को बढ़ाया जाए और इसको करीबन 2.5 से 3 महीने का किया जाए, 3 महीने या 4 महीने का किया जाए, क्योंकि हमारा 2 महीने का है अभी, तो उसको बढ़ा के 4 महीने का किया जा सके। तो अगर ऐसा करोगे तो आपकी खरीदारी जब भी डिप आएगा आपको खरीदारी करने को देखने को मिलेगी। तो ऐसे में 60-70 आना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपको ये 80-90 तक आता हुआ दिखाई दे, बट हाँ, ये 60-70 के रेट पर आता है तो फिर आपको रुपये में स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी, सब कुछ सही होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, क्रूड बढ़ने की वजह से खाली इंडिया को नहीं सभी को नुकसान होता है। क्रूड का भाव बढ़ेगा तो यूएस में इन्फ्लेशन आएगा, चाइना में इन्फ्लेशन आएगा, इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा। क्रूड का भाव नीचे आएगा
तो जितनी भी आपकी ओपेक प्लस मेंबर्स हैं उन सबको इश्यूज आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो सबसे उनके लिए ब्रेड बटर ही क्रूड है। उनको जितना हाई प्राइस मिलेगा उतना उनके लिए बेटर है। तभी हमने देखा कि यूएई ने ओपेक से बाहर निकल गया यूएई, और उसने बोला कि वो अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। वो अभी 3.2 मिलियन बैरल प्रोड्यूस कर रहा है, वो अब 5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करेगा। तो वो अपनी डबल कर रहा है कैपेसिटी, क्योंकि उसको पता है कि हाई रेट चल रहे हैं और आगे हाई प्राइस मिलने वाले हैं, तो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए वो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं और डिमांड जो है वो मार्केट में है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं क्रूड का $60-70 आना बहुत मुश्किल है। अगर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ये इंडिया के लिए बहुत गोल्डन चांस होगा, जहां पर आपका रुपी भी स्ट्रेंथ लेगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और बाकी एसेट क्लास भी आपकी ग्रो करती हुई नजर आएंगी। डी डॉलराइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ती जो नजर आ रही है। ऐसे में डॉलर को पटकनी दे पाना कितना ज्यादा इम्पॉसिबल होगा कि अगर कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की गई, कोई स्ट्रेंथ तैयार नहीं की गई। देखिए बहुत मुश्किल है डॉलर डीवैल्यूएशन में डॉलर को पटकनी देना, क्योंकि ट्रम्प को ये समझ में आ गया है कि भाई पूरी दुनिया किस पे डिपेंड है। उनको पता है पूरी दुनिया तेल के ऊपर डिपेंड है। और वो तेल को ही होल्ड करते हुए चल रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला को अटैक में कैप्ट कर लिया। ईरान को, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ईरान है, उन्होंने ईरान पे अटैक करके वहां पर इशू क्रिएट कर दिए। तो जो मेन सप्लाई जोन है ईरान, इराक, जो मिडल ईस्ट है, वहां पर उन्होंने तनाव कर दिया, और उस तनाव की वजह से क्रूड की सप्लाई जो है कम हो गई। और इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इंडिया ही आप मान के चलिए कि शायद क्रूड के भाव डिसाइड करता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया की जो डिमांड है वही गोल्ड के भाव डिसाइड करती है। इंडिया की ही डिमांड है जो क्रूड के भाव डिसाइड करती है। मींस एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया सबसे टॉप पर है। तो इंडिया और चाइना जो कंट्री है यही आपकी डिमांड को प्राइस तय करती हैं। अगर कोई भी सप्लाई इंक्रीज होगी तो फिर आपके भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। मगर अब ट्रम्प साहब को समझ में आ गया कि भाई क्रूड को लेकर ही आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर आप डोमिनेंस कर सकते हो, और क्रूड को लेकर ही पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी, पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। तो इस वजह से डॉलर को डी डॉलरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप जहां भी डी डॉलरेशन की बात करोगे वहां पर ट्रम्प आगे आते हुए नजर आएंगे। वो कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा करेंगे जिसमें कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, जैसा अभी हिली हुई है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? वही तो बात आ जाती है कि जिस तरीके से वो बखेड़ा खड़ा लगातार कर रहे हैं। पहले उन्होंने टैरिफ का सगुफा दिया था, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, फिर उन्हें समझ आ गया कि अब वॉर वाली सिचुएशन से, हॉर्मुज़ वाली सिचुएशन से ही मैं कहीं ना कहीं बाकी लोगों को जवाब दे सकता हूँ। फिर अब इसके इतर क्या सॉल्यूशन है? देखिए उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, या तो वो प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दें या फिर वो हट जाएं, नया कोई प्रेसिडेंट आए, तभी सॉल्यूशन हो सकता है। उनके रहते ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने उनके 2 टेन्योर देखे हैं। जो पहला टेन्योर था उसमें भी उन्होंने ट्रेड वॉर करी थी। जो अब ये टेन्योर है इसमें उन्होंने ट्रेड वॉर करी प्लस वॉर छेड़ दी यूएस ईरान के साथ में। तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कोई स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं जिससे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आए। वो उठापटक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है कि आप डॉलर को नीचे पटकते हुए नजर आए, क्योंकि उनका टारगेट ये है कि डॉलर को आप बढ़ा के रखें, डॉलर की डिमांड आपकी बढ़ी रहे, चाहे उससे किसी को भी परेशानी हो। तो वो क्लियरिटी जो है ना वो उनकी तरफ से क्लियर है कि अमेरिकन फर्स्ट, उनके लिए इंपॉर्टेंट है अमेरिकन फर्स्ट। अमेरिका ऊपर आना चाहिए, उसका डॉलर ऊपर आना चाहिए, बाकी से उनको कोई मतलब नहीं है। देखिए अभी जो यूएस और चाइना की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने क्लियर चाइना को ये बोला कि भाई आप हमसे क्रूड खरीदो। उनका पहला ही ये था कि आप कुछ भी आप करिए, बट आप चाइना जो है आप हमसे क्रूड खरीदें, आपको अगर क्रूड की रिक्वायरमेंट है तो इस वजह से क्या है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई उनसे क्रूड खरीदेगा तो आपको डॉलर में पेमेंट देनी पड़ेगी और डॉलर स्ट्रेंथ लेगा। तो उनका पहले ही ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रूड मेरे पास बहुत है, आप मेरे से परचेज करें, उसके बाद बाकी सारी बातें बाद में है। तो इस बार उन्होंने ये ट्रम्प कार्ड खेला है कि भाई जो जिस भी कंट्री में क्रूड का ज्यादा प्रोडक्शन है उस पे आप वॉर कर दो, जिससे कि उसका क्रूड का सप्लाई कम हो जाए, और बाकी देशों को बोलो भैया आप मेरे से क्रूड खरीदो। तो ये स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि डॉलर में कोई वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना देखिए बहुत तेजी से जो गोल्ड खरीद रहा है, क्या उसको ये बहुत बखूबी रूप से समझ आ गया कि अब कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेंथ जो मिलेगी वो यहीं से ही मिलेगी? देखिए गोल्ड इसलिए वो ऐड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ भी स्कार्सिटी हुई तो वो गोल्ड को गिरवी रखकर लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए वो गोल्ड को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, चांदी को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, क्रूड को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। उसको पता है कि ये चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल आइटम है, जिसको आप रख के आप कभी भी किसी भी देश पर डोमिनेंस हो सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना ने गोल्ड भी बहुत होल्ड किया है, चांदी भी होल्ड किया, वो क्रूड भी होल्ड करके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो इन चीजों से बाकी देशों पे दबाव डाल सकता है, जैसा कि ट्रम्प साहब कर रहे हैं। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी क्लियर है बिल्कुल। हालांकि इंडिया की स्ट्रेटेजी भी क्लियर है कि इंडिया के पास भी बहुत अच्छी मात्रा में गोल्ड है, मगर हमारे संग इशू क्या है कि हमारे
प्रोडक्शन नहीं है, इन हाउस हाँ। प्रोडक्शन हमारा ना तो गोल्ड का है ना हमारा क्रूड का है, हमको पूरा टोटली इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे जहां पर हम दलहन में आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम तिलहन में आत्मनिर्भर हो गए हैं, बट कुछ क्वांटिटी में अभी भी हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, तो उसको हम रोक सकते हैं, मगर क्रूड को हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रूड का प्रोडक्शन ही नहीं है। हम 80% क्रूड बाहर से मंगाते हैं। तो ये जो है ना, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है कि हम क्रूड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और हमारी टोटल इकोनॉमी क्रूड पे डिपेंड है, क्योंकि हमें हर चीज के लिए क्रूड की रिक्वायरमेंट है, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा रुपया वीक हो रहा है। वही ट्रम्प का जो ये कार्ड है ना कि हमसे तेल खरीद लो, Yes. चाइना के साथ भी मीटिंग हुई Yes. और चाइना के साथ मीटिंग से पहले उन्होंने बहुत तारीफें करना शुरू कर दिया। Yes. जब भी वो इंडिया को लेकर भी कुछ ऐसे करते हैं, Yes. भाईचारा उनका एकदम Yes, जाग yes, जाता yes. है। उनके बराबर मतलब कब कौन दगा दे दे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। yes. वो परंपरा वो लगातार चली आ रही है और ऐसे में उन्हें ये लगा कि चाइना जो है उन्हें सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन चाइना जो है अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रैटेजी होती है उसके लिए भी जाना जाता है। Yes. लेकिन ऐसे में भारत को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अंदर जो चीजें होनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होना चाहिए, वो एक लैक कर रहा है देश। तो ऐसे में लग रहा है आपको कि हमें दूसरी कंट्री पे जो डिपेंड होना पड़ रहा है, उस कंडीशन में हमें कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्लियर है। अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे या 12 सालों में देखेंगे तो बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहले हम दलहन में आत्मनिर्भर नहीं थे, अब हम दलहन में आत्मनिर्भर हैं। हम पहले तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं थे, अब हम तिलहन में भी आत्मनिर्भर है। तो हमारे खाने, फूड सिक्योरिटी हमारा बहुत क्लियर है। हमारे पास बहुत अच्छे स्टोरेजेस हैं, हमारी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज है, तो हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम आती है क्रूड को लेके। हालांकि क्रूड को लेके भी अगर आप देखेंगे तो हमारे संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे जो रिलेशन है वो रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं और दोनों ही क्रूड देने को तैयार हैं। ईरान इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और वहां पर यूएस का ब्लॉकेड है, बिल्कुल। तो इसकी वजह से ईरान से जो तेल है वो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। शिपमेंट्स रुकी हुई हैं, वो यूएस को शर्तें भेज रहा है, यूएस उसको शर्तें भेज रहा है, इस वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं काम कर पा रहा है। रशिया रेडी है क्रूड देने के लिए, तो वो हमारे वहां से सप्लाई हमारे पास आ जाएंगी, तो वो भी हमको इशू नहीं है। इशू ये है कि जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। पहले हम $60 में पेमेंट कर रहे थे, आज हमको $110 में पेमेंट करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से हमको इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फूड सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। एडिबल ऑयल के क्षेत्र में हम अपना पाम का प्रोडक्शन करना चालू कर दिया हमने। हम सरसों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम मेज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं, गेहूं का अच्छा कर रहे हैं, चावल का अच्छा कर रहे हैं, दालों में हम आत्मनिर्भर हैं। तो फूड के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल जो इशू है वो या तो आपके जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो इशू क्रिएट कर रहे हैं, प्लस क्रूड के जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं जो कंटिन्यूअसली, वो यहाँ पर इशू क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान का वॉर छिड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं भारत ऐसे ऐसे स्टेप उठा देता है जहां पर पाकिस्तान में त्राहिमाम मच जाती है। जैसे आपने कहा एक हॉर्मुज़ इस वक्त सबसे बड़ा संकट बना हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना पूरा जो हाईजैक जिसने कर रखा वो यूएस है। आपको लगता है जैसे कि आप फूड को लेकर कह रहे हैं कि इंडिया के पास इतनी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ से सप्लाई होती हैं, तो ऐसे में कुछ चार्जेस जो इंडिया को बढ़ा देने चाहिए, ये एक बड़ा पैंतर वो अपना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो चार्जेस की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर देखा ना क्रूड और गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, ये उसी का पार्ट है कि आप, क्योंकि गोल्ड रिक्वायरमेंट की चीज नहीं है, गोल्ड लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट ले रहे थे या डेट एसेट के तौर पे ले रहे थे, तो सरकार ने देखा कि भाई इससे आप सरवाइव कर सकते हो। अभी क्या है, इशू सरवाइव करने वाली बात आती है। अभी क्या है कि आपको 1 साल तक सरवाइव करना है, जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती, तब तक आपको ऐसी चीजों पे जाना है जो आपके लिए बहुत मैंडेटरी हो। तो गोल्ड अभी मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी कि भाई आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तो लोग कम इंपोर्ट करेंगे और फॉरेन रिजर्व आपका मेंटेन हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि आप 10% आप एडिबल ऑयल यूज करो। देखिए, वो सेहत के लिए भी अच्छा है और इंपोर्ट के लिए भी अच्छा है। जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, अगर हम 10% भी, एक आदमी अगर 10% भी कम खाएगा तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, तो उससे हमारा फॉरेन रिजर्व बचेगा। दूसरी तरफ आप अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी सरकार ने बोला कि आप ट्रैवल मत कीजिए। आपको अगर डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है फॉरेन में या आपको बाहर के ट्रिप करने, तो आप इंडिया में कीजिए, जिससे कि इंडिया के अंदर मनी का फ्लो चले, आप बाहर आपको पेमेंट ना करनी पड़े। वो चीज़ यहाँ पर सटल होती नजर आई। प्लस हो सकता है कि आगे चलकर आपको बाकी जो इंपोर्ट के आइटम है उन पे आपको टैक्सेस लगते हुए नजर आए, इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ती हुई नजर आए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये टैक्सेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ये प्लानिंग का पार्ट है कि जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, जिससे कि हम एटलीस्ट इन हाउस सर्वाइव कर पाए। क्योंकि देखिए, इंडिया में फूड सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, फूड सिक्योरिटी अच्छी खासी है, केवल सर्वाइव करने वाली बात है कि आपको ये टाइम निकालना है। तो ये टाइम निकालने के लिए आपको एकदम से आपको आना पड़ेगा जो आपके सर्वाइवल आइटम्स हैं, जो सर्वाइवल कमोडिटीज हैं। तो सर्वाइवल कमोडिटी में आपको आने के लिए जो अनरिक्वायरमेंट चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी बिना आप सर्वाइव कर सकते हो, उस पर आपको आना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे सिंपल सा, अब सरकार अपील कर रही है वर्क फ्रॉम होम करो।
तो वर्क फ्रॉम होम लोगों ने देखा कि आप कर सकते हो आराम से और कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो अब कंपनीज वर्क फ्रॉम होम पे जा रही है। तो ये भी प्लानिंग का पार्ट है कि आप जब वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आप कम गाड़ी चलाओगे, कम पेट्रोल यूज होगा, तो उससे हम काफी कम मात्रा में क्रूड को इंपोर्ट कर पाएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ द प्लानिंग। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम से मुझे याद आया कि जी कोविड का दौर एकदम याद आ जी जाता है। जब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उस टाइम पे के ऐसे लग गया था कि सब कुछ पूरी तरीके से बैन। ऐसे में वॉर वाली सिचुएशन आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके की हिदायतें दी जा रही है, इंडिकेशन दिया जा रहा है, ऐसे में क्या समझा जा सकता है कि वॉर वाली चिंता जो है कहीं ऐसा ना हो कि इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया को भी क्या भुगतना पड़ सकता है? देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, हमको ये ध्यान रखना है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। अगर इंडिया में कुछ होगा तो बाकी जितने भी बाहर की कंट्रीज है उनको इशू होगा, क्योंकि अगर इंडिया में कुछ हुआ तो चाइना अपना माल कहाँ डंप करेगा, चाइना अपना माल कहाँ बेचेगा। अगर इंडिया में कुछ हुआ तो यूएस अपना माल कहाँ बेचेगा। ये इंडिया जो है बाजार है बहुत बड़ा अपना सामान बेचने के लिए, कंज्यूमिंग यहाँ पे कंजम्पशन बहुत हाई है। तो अगर इंडिया में कुछ होता है तो आपको जो बाकी देश की कंट्रीज हैं वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया में कुछ हो, क्योंकि इससे बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। तो यहाँ पर आपको अगर यूएस को माल बेचना है तो इंडिया आएगा, आपको चाइना को माल बेचना है तो इंडिया आएगा, साउथ कोरिया को कुछ माल बेचना है तो वो इंडिया आएगा, आपको कनाडा को कुछ माल बेचना है तो वो इंडिया आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इंडिया को जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है, ये आई एम श्योर। बट हाँ, आपको इंटरनली स्ट्रांग होने के लिए ये स्टेप उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से कि आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सको। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं हो सकता तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो अगर एक्सटर्नल कुछ इफेक्ट चल रहे हैं तो हमको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये जो प्लानिंग चल रही है ये इंटरनली अपने को सर्वाइव और स्ट्रांग करने के लिए चल रही है। बिल्कुल अनुज जी, कई सारे फैक्टर्स ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिन पर आपने बखूबी रूप से बताया कि अभी रुपए की को स्ट्रेंथ देने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन गहराती जा सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि देखिए सारा चीज़ आपने कहा कि वॉर वाली सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। सब कुछ शांति रहेगी तो देश भी कहीं ना कहीं शांत रहेगा, सारी चीज़ें बहुत बखूबी रूप से होंगी। लेकिन ये तो आने वाला पहरा ही जो होगा वो उस पर ही पता चल पाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी करें और इन मुद्दों को उठाएं। और दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, अनुज जी ने काफी चीजें बताई और कहीं ना कहीं आगे को लेकर भी प्रेडिक्शन उन्होंने की है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल जरूर रखें, ताकि उससे रिलेवेंट कुछ एक पॉडकास्ट हम करें और आपके सारे सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट दे सकें। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।